गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा चैप्टर 4 प्लानिंग चल रहा है। उसमें हमने इंट्रोडक्टरी देखा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग देखा था, डेफिनेशंस देखी थी। डेफिनेशन में मैंने आपको जो लर्न करने के लिए कही थी वो आप लोग लर्न अच्छे से कर लें, क्योंकि लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंस रखती है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आसानी रहेगी आपको एग्जाम में लिखने में। अगर इसमें कुछ लर्निंग में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी हमने देखी थी, उसके हमने एग्जाम्पल भी देखा था एक स्कूल का यूनिवर्सल एक्टिविटी के पॉइंट में। इसके जितने भी पॉइंट दिए हैं 10 पॉइंट्स, इसमें से 5 पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से करने हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, ये भी हम देख चुके हैं, इसके भी 6 पॉइंट करने हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नीड ऑफ प्लानिंग, इसके भी हमने पॉइंट्स देखे थे 12, उसमें से एनी 6 पॉइंट आपको करने हैं। लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस और क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग, इसके भी 5 पॉइंट अच्छे से करने हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंस रखती है मेथड और प्रोसेस और टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग। ये जितने भी पॉइंट्स है इसके 8 पॉइंट, इन 8 पॉइंट्स को सीक्वेंस वाइज आपको एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोसेस को करते हैं तो उसकी स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप का इम्पोर्टेंस रहता है, इसलिए पूरी इसकी 8 स्टेप्स जो है वो आपको कंटिन्यू करनी है। देन एलिमेंट और कंपोनेंट और टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ये अभी हमारा पॉइंट चल रहा था। इस पॉइंट में हमने जो पॉइंट्स देख लिए थे वो सबसे पहला था गोल्स, फिर था ऑब्जेक्टिव्स एंड फिर थर्ड वाला स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज फोर्थ एंड फिफ्थ था प्रोसीजर। तो 4 पॉइंट हम अच्छे से कर चुके हैं। इन 4 पॉइंट को आपको इस चार्ट के माध्यम से अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो इसके 9 एलिमेंट्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे प्लानिंग चैप्टर के। तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स होता है कार्य विधियां। जब भी हम प्लान करते हैं तो उसमें जो इसके मेन एलिमेंट्स हैं वो ये जो डायग्राम में दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहले गोल डिसाइड किया जाता है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर ही उसकी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, और स्ट्रेटेजी के बाद में हमें पॉलिसीज को निर्माण करना होता है। इन पॉलिसीज निर्माण के बाद में उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोसीजर भी तैयार करते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम देखते हैं अब। तो हम देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर गाइड्स द प्रोसेस ऑफ एक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ प्लान of action in which the sequence of work is laid down beforehand. It also made clear who will be responsible for doing that work and how much time each stage of the work will take. Procedures are designed to execute policies and achieve objectives. Essential of procedure. Procedure should be based on adequate facts of particular situation rather than on wishes. Procedure should be standardized so that responsibility can be easily fixed. It should be received periodically and should be adapted to changing condition. A good procedure must focus on desired objectives and established policies of the organization. प्रोसीजर मीन्स होता है कार्य विधियां। अब कार्य विधियां क्या होगी? ये वे योजनाएं होती है जो कि भावी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक निश्चित तरीका या मेथड बताती है। इसके द्वारा जो विभिन्न क्रियाओं के क्रम को निश्चित किया जाता है, तो यह एक प्रणाली बन जाती है जो नीतियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उपक्रम की किसी भी बिजनेस की यह नीति होती है कि सेवी वर्गीय प्रबंध मतलब पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत 50% कर्मचारियों की भर्ती हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज से की जाएगी, मतलब बाह्य स्रोतों से की जाए। तो इसके लिए भर्ती की जो प्रक्रिया को क्रम रूप से अपनाया जाएगा, वह क्रमशः भर्ती, चयन, लिखित परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, इन सब
प्रोसीजर को अपना करके ही पूरी इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब हम स्टाफिंग करेंगे तो ये प्रोसेस को अपनाया जाता है, मतलब ये पूरी एक प्रोसीजर होगी। इस प्रकार कार्यविधियां क्रियाओं का क्रम निश्चित करती है, मतलब सीक्वेंस को डिसाइड करती है। यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी मतलब नीतियां और प्रोसीजर मतलब कार्यविधियां। नीतियों के अकॉर्डिंग ही हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो ये इसके 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 6 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स को आपको अच्छे से करना है। डिफरेंस के पॉइंट्स देख लेते हैं हम। डिसीजन, पॉलिसीज आर हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने में पॉलिसीज हमें हेल्प करती है, या उच्च अधिकारी के द्वारा जब भी निम्न कर्मचारियों के सहयोग के लिए जो बनाए गए मार्गदर्शक या विवरण नीति कहलाते हैं। तो प्रोसीजर गाइड्स द लेइंग डाउन ऑफ द सीक्वेंस इन विच द वेरियस जॉब्स विल बी डन। ये वे योजनाएं होती है जो कि किसी भी कार्यों को पूरा करने के लिए की जाने वाली जो विभिन्न क्रियाएं होती है उनके क्रम को निश्चित करती है। सेकेंड पॉइंट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रबंध का स्तर होता है। पॉलिसी आर यूजुअली फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यह शीर्ष प्रबंध के या जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उनके द्वारा तैयार की जाती है। प्रोसीजर आर लेट डाउन बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट। यह निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है। डिस्क्रिएशन, इन पॉलिसीज देयर इन is a scope of the authorities to use their discretion. In this procedure there is no scope for the authorities to use their discretion. तो इस तरह से ये डिस्क्रिशन पॉलिसीज जब बनाई जाती है तो वहाँ के जो अथॉरिटीज होती है, जो टॉप लेवल की अथॉरिटी, उनको इसको अपनी जो समझदारी या बुद्धिमत्तापूर्ण या ईमानदारी विवेकपूर्ण जो निर्णय होते हैं जो कि पूरे विचार करके लिए जाते हैं, वो उनका यूज यहाँ पर कर सकते हैं जब पॉलिसी तैयार करते हैं तब। और इन प्रोसीजर देयर इज नो स्कोप, यहाँ पर प्रोसीजर में कोई उपयोग नहीं होता है विवेक का या फिर बुद्धिमानी का। ये जो प्रोसीजर सीक्वेंस वाइज जो चलनी है वो फिक्स कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव। पॉलिसीज जनरली अफेक्ट द डिसीजन इज वन डिपार्टमेंट ओनली, मतलब सिर्फ ये एक डिपार्टमेंट के द्वारा पॉलिसीज जो बनाई जाती है वो जनरली एक ही डिपार्टमेंट को अफेक्ट करती है, एक ही को प्रभावित करती है। प्रोसीजर अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ मेनी डिपार्टमेंट्स एट द सेम टाइम, लेकिन जो प्रोसीजर तैयार किया जाता है उस प्रोसीजर के द्वारा कई सारे डिपार्टमेंट एक साथ अफेक्टेड होते हैं। स्कोप, policies limit the scope of work and procedure has no connection with the scope of work. पॉलिसीज का क्षेत्र सीमित होता है, वो वहीं तक लिमिटेड रहती है जहां पे कार्य करना है। एंड प्रोसीजर हैज नो कनेक्शन विद द स्कोप ऑफ वर्क, लेकिन प्रोसीजर का कोई कनेक्शन नहीं होता कि वह किस स्कोप पर ही कार्य करेगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल, पॉलिसीज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल और द रूल्स। पॉलिसी के द्वारा यह बताया जाता है कि क्या प्रिंसिपल्स हैं या क्या रूल्स रखे गए हैं। प्रोसीजर एक्सप्लेन्स द सीक्वेंस इन विच डिफरेंट जॉब वुड बी परफॉर्म्ड, लेकिन प्रोसीजर के द्वारा यह एक्सप्लेन किया जाता है कि हमने क्या सीक्वेंस रखी है अलग अलग तरह के कार्यों के लिए, जिससे कि वह कार्य पूर्ण किया जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट्स में से 5 पॉइंट आपको अच्छे से करने हैं। 6 नंबर का हमारा मेन पॉइंट है मेथड्स। मेथड्स मतलब होता है कि तरीके। मेथड्स जो हमारी पद्धतियां होती है, जो कार्य करने के हमारे बहुत सारी मेथड तरीके होते हैं, उनमें से जो बेस्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर हम कार्य को पूर्ण करते हैं। मेथड्स आर formalized and standardized way to accomplish routine job. They are designed to keep operation running on planned and desired lines, to prevent confusion and to ensure economy and efficiency.
Methods provides detailed and specific guidance for day-to-day action. Methods are helpful in the simplification, standardization, and systematization of work. They serves as uniforms, norms to guides and control operations and performance. Therefore, it is useful and helpful in the use of a procedure with minimum expenditure of time, money and efforts. तो इस तरह से जो मेथड्स, ये वे योजनाएं होती है या वे तरीके होते हैं जो कि क्रियाओं को जो स्टैंडर्ड के रूप में हम बनाते हैं उसकी एक विधि होती है। इसमें यह बताया जाता है कि प्रक्रिया को किस तरह से पूरा किया जाएगा। जो तो पद्धति का संबंध जितनी भी क्रियाएं हैं उनसे न होकर किसी एक ही विशेष क्रिया से होता है। किसी भी एक कार्य को करने के लिए अनेक पद्धतियां हो सकती है। इनमें से ऐसी पद्धति का चयन किया जाता है जो कि दूसरों से भिन्न हो। इन सभी पद्धतियों में ऐसी पद्धतियों का सिलेक्शन किया जाता है जो कि सबसे उपयुक्त होती है, अर्थात ऐसी पद्धति हो कि लागत भी कम आए, कॉस्ट भी कम हो और प्रोडक्शन में सबसे मैक्सिमम हो, अधिक हो। पद्धति जो होती है वो कार्यविधियों से अलग होती है। कार्यविधियों का क्षेत्र जो होता है वो बहुत व्यापक होता है, बड़ा या ब्रॉडर होता है, क्योंकि इसका संबंध अनेक कार्यों से होता है, जबकि जो मेथड्स का संबंध है वो केवल एक कार्य से ही होगा। तो मेथड का क्षेत्र भी संकुचित होता है। तो इस तरह से ये मेथड्स है जिसको कि हम किसी एक कार्य के लिए ही एक मेथड का यूज करते हैं। इसमें डिफरेंस दिया हुआ है प्रोसीजर एंड मेथड्स। प्रोसीजर कार्यविधि और मेथड मतलब जो तरीके या पद्धतियां होती है। सीरियल नंबर फर्स्ट, स्कोप, basis of difference. Its scope is wide enough as it determines a sequence of all activities, and methods, it has a narrow scope as it is concerned with one activity only. जैसा कि अभी हमने देखा, जब प्रोसीजर का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, वाइडर होता है, तो उसमें कई सारी क्रियाओं का निश्चित क्रम निर्धारित किया जाता है और पद्धतियां जो होती है वह एक ही क्रिया से संबंध रखती है। यह कार्यविधि का ही एक भाग होती है और इसलिए इसका क्षेत्र संकुचित होता है। सेकेंड, रिलेशनशिप, इट हैज रिलेशन विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स। प्रोसीजर का संबंध सभी विभागों से होता है। मेथड्स इज रेस्ट्रिक्टेड विथ वन डिपार्टमेंट और सेक्शन ओनली। विधि या पद्धति का संबंध केवल एक विभाग तक ही लिमिटेड रहता है या सीमित रहता है। एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन प्रोसीजर। किसी भी तरह का जब कार्य करने के लिए हम व्याख्या करते हैं तो वह प्रोसीजर में या कार्यविधि में कार्य के विधियों की या कार्यविधि में क्रियाओं की जो विस्तृत व्याख्या नहीं की जाती, मतलब कुछ भी समझाया नहीं जाता, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस उसकी डिसाइड कर दी जाती है। अंडर मेथड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। पद्धति में जो क्रिया की विस्तृत व्याख्याएं होती है वो की जाती है। Next point is function. Procedure make coordination between different departments, and method, it is in it one activity is done effectively. जो प्रोसीजर होता है उसमें कार्यविधि की जो विभिन्न विभाग हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है या समन्वय तैयार किया जाता है ताकि वे कोऑर्डिनेट रह करके एक के बाद एक सीक्वेंस को पूर्ण कर सके। और पद्धति में किसी भी एक क्रिया को ही सिर्फ कुशलतापूर्वक करवाया जाता है। तो इस तरह से इस डिफरेंस को भी आप कर लीजिए। 7 पॉइंट इज रूल्स। रूल्स मीन्स होते हैं नियम। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। The only discretion left to employees is whether or not to apply the rules. Smoking is strictly prohibited in the premises is an example of rule.
Rules deals with specific situation. Rules are standing plan. They are meant to be enforced rigidly with few exception. तो rules indicates limits of acceptable behavior to the members of an organization. They help to improve efficiency and enable managers to predict with subordinates with do in the given situation. They are helpful in maintaining discipline. रूल्स या नियम जो होते हैं वो भी एक प्रकार की एक प्लान या योजना ही होती है। मतलब एक तरह से यह क्या करना है, इसके लिए हम पहले से जब योजना तैयार करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग फिर रूल्स या नियम भी बनते हैं। नियम पूर्व निर्धारित होते हैं जो यह बताते हैं कि किसी भी विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। नियम उपक्रम की गतिविधियों को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। नियम के अंतर्गत जो बात कही गई है उसे उसी रूप में लेना होता है। इसके लिए पृथक से निर्णय लेने की कोई आवश्यकता, जिस तरह इसमें बताया गया है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं होना चाहिए। उसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि संस्था में जो दैनिक हमारा रेगुलरली जो इंटरवल होता है उसके समय कोई भी कर्मचारी हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उसके कैंपस के बाहर जाकर कैंटीन में या कोई भी बाहर जाकर अपना रिफ्रेशमेंट नहीं लेगा। तो ये रूल्स हम तैयार कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही फिर वहां के एम्प्लॉयज को भी उसको फॉलो करना होता है। तो सभी कर्मचारियों पर जो समान रूप से हम नियम बना देते हैं और जब वे लागू किए जाते हैं तो वही संस्था के रूल्स कहलाते हैं और उनका उस जो भी नियम बनाए जाते हैं उसका जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सबको उसका पालन भी करना होता है। तो ये हो जाते हैं रूल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है बजट। बजट मतलब होता है कि जब हम किसी भी कार्य करने के लिए पहले से निश्चित कर ले कि हमें इस पर इतना खर्च करना है, इस मद पर हम इतना एक्सपेंसेस कर पाएंगे, तो वो कहलाता है बजट। अब बजट देखने के पहले हम इसका जो डिफरेंस दिए हुए थे दो पहले, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल्स एंड डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड, ये दोनों ही डिफरेंस के पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं आप लोगों की जूम मीटिंग पे ये डिफरेंस के पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ करके और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका जब एक एक पॉइंट हम पढ़ लेते हैं तो उसमें डिफरेंस करने में हमको आसानी रहती है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बजट बता देती हूँ। अ बजट इज ए प्लान फॉर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट एक्सप्रेसेस objectives and resources in quantitative terms. Budget is that part of the plan in which time bound objectives in different areas are laid down, and to achieve those objectives the estimates of time, finance and other resources needed are given in definite figures. A budget is prepared for a definite period, generally a period of 1 year. However, budget can be prepared for long term as well as short period. A budget may reflect capital outlay, cash flow, production and sales targets. Budget serves as standard of performance. बजट जो होते हैं वो व्यवसायिक बजट अलग होते हैं और हमारे घरेलू बजट अलग होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में कितना खर्च हमें करना है, हमारी टोटल इनकम कितनी है, उसके हिसाब से ही हम हमारे खर्चों को तय करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी बजट तैयार किया जाता है जो कि व्यवसायिक बजट होता है। व्यवसायिक बजट जो होता है वह योजना होती है जो कि हम इच्छित परिणामों के संख्यात्मक या गणनात्मक पूर्वानुमान लगाने के लिए तैयार करते हैं। बजट व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी निश्चित अवधि की योजना बनाते हैं। बजट का उद्देश्य
पूर्व निश्चित होता है। इसका संबंध भविष्य से होता है क्योंकि भविष्य के लिए ही हम बजट को तैयार करते हैं। बजट द्वारा वर्तमान में ही व्यवसाय की भावी परिस्थितियों और वास्तविकताओं का अनुमान लगा लिया जाता है, जिसके आधार पर कार्यों एवं साधनों की व्यवस्था भी की जाती है। बजट हमेशा ही कुछ एक पीरियड के लिए होता है या विशेष अवधि के लिए होता है। जब हम अवधि के लिए बजट, तब हमें उस अवधि की ही हमारी आय को भी देखना चाहिए। जब हम बजट तैयार करेंगे तो उसे हम ये इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमने जिस मद के लिए जितना अमाउंट डिसाइड किया है उस मद पर या उस विभाग पर हमारा उतना ही खर्च होगा। उस विधि पर जिसके लिए हम बजट तैयार कर रहे हैं उस विधि पर उतना ही खर्च करने के बाद यदि हमने उस पर एक्सेस किया है तो वो हमारा एक्सेस बजट कहलाएगा। इसे हम उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कोई भी एक परचेज डिपार्टमेंट के लिए कुछ निश्चित अवधि के लिए यह हम अनुमान लगा लेते हैं कि कच्चा माल किस तरह से और कितनी मात्रा में और किस मूल्य पर कहां से खरीदा जाएगा, तो उसकी तुलना हम उसकी कुल लागत कितनी आएगी। बजट का जो संबंध होता है वो नियोजन या प्लानिंग या फिर कंट्रोल से, दोनों से ही होता है। बजट के द्वारा हम अनुमानित जो हमारे डिजिट्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनकी तुलना हमारे एक्चुअल जो हमारे खर्चे हुए हैं उससे भी कर सकते हैं और इसका हम कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। इससे हमारे व्यवसाय की जो सफलता या असफलता है उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है। बजट जो प्रभावित करता है वो हमारी कैपिटल को, हमारे कैश फ्लो को, हमारे प्रोडक्शन और सेल्स टारगेट्स को भी प्रभावित करता है और उससे हमारे जो स्टैंडर्ड होता है, जो हमने मानक निर्धारित किया है परफॉर्मेंस का, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा बजट हम तैयार करते हैं। तो इस तरह से बजट सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यदि हमने बजट कम रखा गया और हमने ज्यादा उस पर खर्च कर दिया तो वो हमारे लॉस के रूप में सामने बाद में आता है। तो इस तरह से बजट के बाद में पॉइंट आता है एक प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब होता है कार्यक्रम। A program is a comprehensive plan designed to implement of the policies and accomplish the objectives. It is a combination of goals, policies, tasks or assignment, resources flow, etc. It is a concrete or well-defined scheme designed to accomplish a specific objectives. It spells out clearly the steps to be taken, resources to be used, and the time period within which the task is to be completed. It also indicates who should do what and how. Programs may be of different types such as production program, training program, sales promotion program, etc. तो प्रोग्राम्स मीन्स कार्यक्रम जो होते हैं वो कार्यक्रम भविष्य की जो समस्याएं होती है उनसे निपटाने के लिए या निपटने के लिए हम योजना को बनाते हैं। कार्यक्रम द्वारा जो प्रबंधकों को इस बात की पूरी जानकारी मिल जाती है कि उनकी जरूरतें क्या है। कार्यक्रम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई एक पक्की योजना के रूप में रहते हैं। प्रत्येक विभाग एवं कार्य के लिए पृथक पृथक अलग अलग कार्यक्रम बनाए जाते हैं। कार्यक्रम अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम। और इस तरह से हम जब भी कोई एक टास्क डिसाइड करके और उसके अकॉर्डिंग जब हम हमारा प्लान करते हैं तो वो कहलाते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम के बाद ये जो हमारे 9 पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। पूरे कंप्लीट 9 पॉइंट करने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर का, जो कि इसेंशियल या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानिंग। एक सबसे अच्छा प्लानिंग कौन सा होगा या उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होगी या कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो इनके पॉइंट्स को हम देख लेंगे। जनरली we call a plan a good plan if it helps in achieving the objectives in the cost effective manner. Experts have given some common features of a good plan. They are under as
जो ये हमारे प्लान होते हैं सामान्यतः एक श्रेष्ठ जो नियोजन होता है उन नियोजन से हमारा अभिप्राय ऐसी योजना से है जो कि निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समर्थ हो। तो इस तरह से जो हमारे निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव प्लान में जो निश्चित रूप से कुछ नीचे जो बातें दी हुई है वो यदि होगी तो हमारा प्लान हमेशा सक्सेसफुल माना जाएगा। इसकी जो बातें हैं वो पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला है सिंपल। सिंपल मतलब साधारण या सरल। जितना भी हमारा प्लान होगा, ए प्लान टू बी इफेक्टिव शुड बी सिंपल टू बी अंडरस्टूड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारा जो प्लान होगा वो सबके समझने योग्य होना चाहिए। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब जितने भी हमारे लेवल्स के मैनेजमेंट का कार्य जहाँ पे किया जा रहा है वो वहां पर अगर हमारा प्लान सिंपल होगा तो उसको समझ करके और सब मैनेजर अपने व्यवस्थित कार्य कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। द प्लान ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइंड इन डेफिनेट, क्लियर एंड स्पेसिफिक टर्म्स। There should not be any room for ambiguous in the plans. प्लान को सदैव स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब स्पष्ट रूप से जो ऑब्जेक्ट या उद्देश्य होता है वह उसमें क्लियर होने चाहिए। किसी भी तरह का कोई संशय या दुविधापूर्ण नहीं होना चाहिए। सबके समझने योग्य हो, मतलब उसमें एम्बिग्यूटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होनी चाहिए जो कि हम आसानी से उसे समझ सके, हमें समझने में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा न हो। तो इस तरह से एक श्रेष्ठ नियोजन जो होगा उसका जो उद्देश्य होता है वो स्पष्ट होना चाहिए और उस उद्देश्य के आधार पर ही वह प्लान भी होना चाहिए या नियोजन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब मितव्ययी होना चाहिए। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव process. A good plan should not be too expensive. The cost should be comparable to the benefits that are expected to be derived from these plans. They should not exceed it. जो मितव्ययितापूर्ण होना चाहिए इसका अर्थ ये है कि एक श्रेष्ठ नियोजन में हमारा वह कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो कि हमारे उपक्रम के अनुकूल हो। हम उसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज न करें पैसों का और हम उसमें कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लोचपूर्ण होना चाहिए। प्लान शुड बी सफिशिएंट फ्लेक्सिबल सो दैट इन अकॉर्डेंस विद द changes in future requirements, appropriate changes can be made in the plans. This will not make the plan obsolete. जब हम पूरी तरह से कोई एक कठिन कार्य करते हैं तो उसमें कई सारी कठिनाइयां भी आती है, तो जो उसमें दृढ़ता होती है या जो कठिनाई होती है जो समझने में, तो वो हमारे प्लानिंग में नहीं होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे प्लान को कोई समझ नहीं पा रहा है तो वह हम चेंज भी कर सके या फिर हम हमारे प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए। जब हम हमारे प्लान को किसी एक उपक्रम में लगाते हैं और वह उपक्रम में वो वहाँ के कर्मचारियों को क्लियर नहीं होता है तो हम उसमें चेंजेस भी करें, मतलब लोचपूर्ण होना चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स, the plan should take us where we want to go. Plan made without focus to the objectives is a wastage of time and effort. प्लान को यदि हमने अपने लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रखा तो वह वेस्टेज माना जाएगा। तो जब नियोजन हम करते हैं या प्लान करते हैं तो वह हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, साधन हैं या लक्ष्य हैं, उनको ही ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। फिजिबल मतलब व्यवहारिक होना चाहिए। प्लान हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड रेशनल। द प्लान इवन मेड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस बट इफ कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इज ऑफ नो यूज। यदि हमने बहुत अच्छा प्लान तैयार किया और
उससे हमें काफी सारा प्रॉफिट मिल सकता है, या हमारा वो प्लान पूर्ण होने पर हम हमारे बिजनेस की काफी उन्नति कर सकते हैं। लेकिन वह व्यवहारिक न हो, फीजेबल न हो, तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता, क्योंकि हम उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब संतुलित। A good plan is well balanced. It is made after considering all the aspect good and bad. जो हमारा प्लान है, एक श्रेष्ठ नियोजन जो है वो सदैव संतुलित होता है। संतुलित यदि रहेगा तो उसे हम प्रभावी ढंग से या इफेक्टिव तरीके से लागू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट कंडीशन, सीक कॉपरेशन। अ गुड प्लान शुड बी मेड आफ्टर टेकिंग द ओपिनियंस ऑफ all the concerned person who are responsible for implement it. This will motivate them to make it successful. If planning is done without the involvement of all concerned, then they may not cooperate in implementation या implementing the plan. जितने भी लोग प्लान के अकॉर्डिंग कार्य करने वाले हैं उन सबकी सहभागिता से नियोजन को करना चाहिए। नियोजन में यदि हमने सभी कर्मचारियों या सहयोग नहीं लिया तो सिर्फ वो योजनाओं के निर्माण के कार्य तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि जो वो कार्य करते हैं उसमें यदि वे कार्य कर पाएंगे या नहीं यह सहयोग ले लिया जाए तो हमारा प्लान सक्सेसफुल होने के काफी चांसेस होते हैं। Next point is market condition. While planning the market condition, competition prevailing in the market, etc. are to be taken care of. एक अच्छा प्लान जो है वो इस तरह से तैयार करना चाहिए कि मार्केट की स्थिति को भी उसमें ध्यान रखा जाए। जो हमारे प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटर हैं, उनकी कौन कौन सी अभी पॉलिसीज चल रही है, वे किस तरह से कार्य कर रहे हैं, कौन सी रीति से कार्य कर रहे हैं, किस पॉलिसीज को वो फॉलो कर रहे हैं, इन सबको यदि ध्यान में रखा जाता है तो हम हमारे प्लान को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो इसलिए बाजार की स्थिति को देखकर भी एक प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वसनीय। टू फॉर्मुलेट ट्रस्टवर्दी प्लान, इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिकल डाटा इन टू बी प्रोवाइडेड एट राइट टाइम। जो हमारी विश्वसनीयता होती है वह विश्वसनीयता हमारे प्रभावी नियोजन को काफी प्रभावित करती है, क्योंकि जितनी भी पर्याप्त सूचनाएं या जितने भी आंकड़े या समांक होते हैं सही समय पर यदि सही रूप में उपलब्ध किए जाते हैं, ताकि जो भी बाजार की स्थिति हो या जो भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं, जिन लोगों की सहभागिता होती है उन सब की भी विश्वसनीयता उसमें दिखाई देती है। तो जो ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को ही हम हमारे सबऑर्डिनेट्स को शेयर करें। तो जितने भी ये पॉइंट्स थे इन पॉइंट्स में से एनी 6 कोई 6 पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से करना है। इस तरह से इसका एक पॉइंट और है जो लास्ट में दिया है, अदर्स द